जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है जो है इसकी ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं और ये इसकी आज थर्ड क्लास है। और जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी की जीएस के। और आज की वीडियो में जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लिए गए हैं तो ये लिए गए हैं जो 27 जुलाई 2023 में शिफ्ट थर्ड में जो जी के जीएस के क्वेश्चन आए थे एसएससी सीजीएल में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है तो ये कहाँ से प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शेवरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शेवरॉय पहाड़ियाँ जो है तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो ये जो शेवरॉय पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में? तो शेवरॉय पहाड़ियाँ जो है तो ये कहाँ पर ये स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है शेवरॉय की पहाड़ियाँ। और शेवरॉय की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु यानी हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सोराई कराडू। सोराई कराडू जो है तो इसकी हाईएस्ट पीक है शेवरॉय पहाड़ियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इन सारी चीज़ों की जो मैं बता दूँ आप इनके नोट जरूर बनाएंगे और रिवाइज बार बार करते रहेंगे, ताकि क्योंकि संभावना रहती है कि प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड जो पूछा गया उसी से संबंधित क्वेश्चन जो तो ये आते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी अपराधी की सजा को माफ करने, लघुकरण करने या फिर भी लंबन करने की शक्ति है। तो ये किसके पास है शक्ति? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के महान्यायवादी के पास, राष्ट्रपति के पास या उपराष्ट्रपति के पास। तो ये जो तो शक्ति है, जो शक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, जो है हमारा भारत का राष्ट्रपति। कौन है? भारत के राष्ट्रपति। और जो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है ये अनुच्छेद 72 के तहत है। अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72, इसके तहत जो है तो ये जो राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रेसिडेंट होता है, ये किसी भी कोई भी खतरनाक या खूंखार अपराधी है तो उसकी सजा को माफ भी कर सकता है, उसमें लघुकरण यानी उसमें कमी भी कर सकता है और उसको प्रतिलंबन भी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत कौन? भारत का राष्ट्रपति। अगर हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे तो ये कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि जैसे कि अभी हमारे टाइम पर कौन है, तो अभी वर्तमान समय पर जो कौन है तो ये है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जो है तो आज के टाइम पर हमारी वर्तमान में जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कितनी उम्र होनी चाहिए? तो हमारी जो उम्र है ये 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन 35 वर्ष जो है तो मिनिमम है अगर राष्ट्रपति आप भारत के बनना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो नल चरितम नाटक ये किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कथकली, सत्रिया, ओडिसी। तो जो नल चरितम नाटक है, तो नल चरितम जो नाटक है इसमें जो राजा नल थे, राजा नल, तो राजा नल और उनके जो संघर्ष हैं, उनके संघर्ष के बारे में बताता है, इंगित करता है इसको राजा नल और उनके संघर्षों के बारे में नल चरितम नाटक। और जो नल चरितम नाटक है ये कहाँ पर? ये केरल का है। कहाँ का? केरल का। और केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथक, कथकली, सत्रिया, ओडिसी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथकली जो है तो कहाँ से? ये केरल से संबंधित केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें कथक, तो कथक जो है तो ये कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का। और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य। और वैसे हमारे भारत में जो है तो ऑफिशियली 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। तो देखिए 4 तो यहीं पर होगा, फिर इसके बाद भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का? ये है तमिलनाडु का। फिर इसके बाद भरतनाट्यम के बाद मणिपुरी। मणिपुरी जो है ये कहाँ का? ये मणिपुर का है। फिर मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का? मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और फिर इसके अलावा एक होता है कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो ये 8 ऑफिशियल क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, और भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इनको भी आप नोट जरूर करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी। क्योंकि जी के जीएस एक ऐसा पोर्सन होता है, जब तक आप याद नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जी के जीएस जो होता है तो ये हवाइयाँ आपकी उड़ा देता है। तो नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? भूटान, इंडोनेशिया, चीन या जापान? तो देखिए, हमारा जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। कब? 1950 में। कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को जो है तो भारत का गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है, और पहली बार भी 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस समय जो भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, तो ये आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस समय जो थे तो उनका नाम था सुकर्णो। सुकर्णो, ठीक है, सुकर्णो जो है तो ये राष्ट्रपति थे कहाँ के? इंडोनेशिया के। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिक गलनांक का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? एसिटिक अम्ल 290 के और एथनॉल 156 के। तो देखिए, एसिटिक अम्ल अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये है इसका रासायनिक सूत्र। और यौगिक गलनांक तो एसिटिक अम्ल का 290 के होता है, बिल्कुल सही है। फिर एथनॉल यानी CH3CH2OH, एथनॉल तो एथनॉल का 156 है, तो ये भी सही है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के जो गलनांक हैं ये बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अगर हम ये है गलनांक, अगर पूछ जाता क्वथनांक तो इसका हो जाता है, तो एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है तो ये होता है 391 के। 391 के। और जो एथनॉल है तो इसका होता है माफ कीजिएगा, 351 के। 351 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको गलनांक और क्वथनांक दोनों याद रखने हैं। भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? तो जो हम भारत में शिक्षित रोजगार हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन उनको उनमें जो है तो रोजगार योग्य कौशल की कमी है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो शिक्षित है, उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, लेकिन उसके पास जो काम करना है, उसको रोजगार मिलना है, जॉब मिलनी है, उसके लिए जो है तो वो योग्य नहीं है, उसके लायक नहीं है वो। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है तो इसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। क्या? शिक्षित बेरोजगारी, इस तरह की नौकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजों डैश ने फरवरी 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टैंडर्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते थे? तो किसने जीते थे? तो जो जीते थे निखत जरीन और नीतू ने। तो निखत जरीन जो कि 52 किलोग्राम कैटेगरी में फाइटिंग करती हैं बॉक्सिंग, और जो नीतू है ये 48 किलोग्राम में जो है तो ये करती हैं बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो फर्ग्यूसन कॉलेज के संबंधित कौन है स्थापना से? तो देखिए, अगर फर्ग्यूसन कॉलेज की बात हम करें तो पहले इसका जो नाम था, ये इसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल। न्यू इंग्लिश इसका नाम था, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1880 में हुई थी। कब? 1880 में हुई थी। लेकिन क्या हुआ 1885 में? कब? 1885 में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल सर फर्ग्यूसन, जो गवर्नर जनरल थे सर फर्ग्यूसन, इनके नाम पर जो 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज इसका नाम रख दिया गया था, न्यू इंग्लिश स्कूल का। अगर हम बात करें कि इनके स्थापना से संबंधित कौन था, तो इनके स्थापना से जो संबंधित ये हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक गरम दल के नेता हैं। किसके? गरम दल के ये नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक जिनको हम लोकमान्य भी कहते हैं, क्या? लोकमान्य, लोकमान्य भी इनको हम कहते हैं। इसके अलावा इनको भारतीय अशांति का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने मराठा
एंड केसरी, मराठा और केसरी दो पत्रिका चलवाई, मराठा और केसरी पत्रिका चलवाई। मराठा जो थी तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी, और जो केसरी थी ये मराठी लैंग्वेज में थी। इसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य, गीता रहस्य ये किताब लिखी। इसके अलावा द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास ये किताब भी किसने लिखी, ये किताब भी लिखी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो है तो उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी? होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इन्होंने जो है तो बेलगाम में की थी। कहाँ पर? बेलगाम में की थी, जो कि उस समय कर्नाटक का हिस्सा था। किसका? कर्नाटक। बेलगाम में की थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय था तो ये कहाँ पर? पुणे में था। इसके अलावा एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। कौन सा? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था? तो ये लखनऊ समझौता 1916 का अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, लखनऊ में यहाँ पर हुआ था। और ये किस किस के बीच में? तो ये हुआ था आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इसमें आईएनसी की तरफ से जो है तो बाल गंगाधर तिलक ने साइन किए थे समझौते पर, और मुस्लिम लीग की तरफ से जो है तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर साइन किए थे। तो ये है इनके बारे में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो हुई थी 1 अगस्त 1920 में। कब? 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हुई थी। जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। फिर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी के। दादा भाई नौरोजी जो है ये आईएनसी के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष थे। ये कब? ये जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन 1886 में यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष बने थे। और ये आईएनसी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1893 के लाहौर अधिवेशन में यहाँ पर भी अध्यक्ष बने थे, लाहौर में। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर भी जो है ये अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा जो है तो ये ब्रिटिश हाउस, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और ये कब चुने गए थे? तो चुने गए थे 1892 में। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी। इनकी किताब का जो नाम है, तो इनकी किताब का नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो है तो उन्होंने एक पत्रिका चलवाई। इस पत्रिका का नाम था रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार जो है पत्रिका चलवाई। किसने चलवाई? ये पत्रिका भी चलवाई थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु थे। कौन लोग? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने 1905 में द सर्वेंट्स, हाँ, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने द हितवाद, हितवाद, द हितवाद एंड सुधारक, हितवाद और सुधारक ये पत्रिकाएं चलवाई थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर इसके बाद हम लाला लाजपत राय बचे हुए हैं, तो इन पर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, लाला लाजपत राय पर। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हम लाला लाजपत राय पर करते हैं। चलिए, तो हम लाला लाजपत राय, ये भी जो है ये गरम दल के नेता थे। किसके? गरम दल, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय है, जिनको पंजाब केसरी, पंजाब केसरी एंड शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर
ए पंजाब, शेर पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है। जो लाला लाजपत राय हैं इन्होंने 1894 में लाहौर में जो पंजाब नेशनल बैंक था इसके संस्थापकों में से एक है। पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी, इसके संस्थापकों में से एक हैं लाला लाजपत राय। इसके अलावा इन्होंने 1921 में लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। किसने? लाला लाजपत राय ने। और जो लाला लाजपत राय हैं तो इन्होंने जो पत्रिका इनकी किताबें थी अनहैप्पी इंडिया, ये किताब इन्होंने लिखी। इसके अलावा इन्होंने द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन ये किताब भी लिखी। ये किताब भी किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने लिखी। और जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुई थी। साइमन कमीशन जो कि 1928 में हुआ था और इसी का विरोध हुआ था। साइमन को बैक किनारे लगे और इसमें जो है तो लाठीचार्ज हुआ था। इसी लाठीचार्ज में जो है तो लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और इसके बाद जो है तो इतनी ज़्यादा ये घायल हो गए थे बुरी तरीके से जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई इनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे, फिर इस तरफ जो मैंने बताया तो उसको भी आप नोट करना ना भूलें। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लें और इनको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो कौन थे? कराईकल अम्मैयार, फिर बसवन्ना एकनाथ या तल्लापका अन्नमाचार्य। तो इनका राइट आंसर, इनका नाम जो है तो ये है बसवन्ना। क्या? बसवन्ना, जो कि प्रारंभ में जैन थे और फिर 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो अगर हम बात करें संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले ये क्या, ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। क्या मौलिक अधिकार हुआ करता था? और जो संपत्ति का अधिकार है पहले अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 32 माफ कीजिएगा 31, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में ये आता था संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था। लेकिन एक संशोधन हुआ जिसके बाद जो है तो इसको संविधान के भाग 12 में, कहाँ पर? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में इसको रख दिया गया। और आज के टाइम पर जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। क्या? कानूनी या संवैधानिक, कानूनी या संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो इसको कब हटाया गया था? तो ये सूची से हटाया गया था मौलिक अधिकारों की। ये हुआ था 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 1978 में हुआ था 44वां संशोधन अधिनियम जिसके तहत जो है तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की सूची से। फिर अब यहाँ पर देखेंगे आप 42वां संशोधन अधिनियम। तो 42वां संशोधन अधिनियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 44 है उसी तरह 42 इंपॉर्टेंट है। तो 42वां संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान या इंदिरा का संविधान, लघु संविधान या इंदिरा का संविधान जो है इसको कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है तो प्रस्तावना पेरम्बल में जो है तो पहली बार संशोधन हुआ था। इसके बाद अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है प्रस्तावना में, सिर्फ एक ही बार प्रस्तावना में जो है संशोधन हुआ था। इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम के तहत। और इसके तहत जो है तो 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसको संविधान के भाग 4A में, कहाँ पर? संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 में जोड़े गए थे। अनुच्छेद
51 ए में जो है इनको जोड़ा गया था। तो इनको लिख लेंगे आप। नेक्स्ट, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह या जानकी प्रसाद? तो बनारस घराने के जो संस्थापक हैं ये हैं जानकी प्रसाद। कौन? जानकी प्रसाद। नेक्स्ट, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? तो जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं, रंध्र रंध्र के छिद्र सिकुड़ जाते हैं या फिर छिद्र बंद हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के जो छिद्र हैं ये खुल जाते हैं। कब? जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, प्रश्न में दो कथन है अर्थात अभिकथन ए और कारण सही विकल्प चुनने के लिए उनका उपयोग। तो यानी कथन दिया है और उसका जो है तो कारण रीजन दिया है, तो इसमें से हमें पता करना है। तो देखिए अभिकथन देखते हैं पहले। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया जिससे व्यापार संतुलन अधिशेष हो गया। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब हम इसका रीजन देखते हैं। तो व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत की वृद्धि और विकास के लिए किया गया था। तो ये वाला गलत है। तो यानी ऑप्शन जो ए है ये सत्य है और ऑप्शन जो कारण है ये असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिकथन ए सत्य है और आर असत्य है, तो इसलिए ऑप्शन डी। तो अभिकथन जो है तो ये सत्य है और जो कारण है रीजन है ये असत्य है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सह शीर्ष यानी लाइन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मौर्य स्तंभ शीर्ष है ये कहाँ पर? ये सारनाथ में पाया गया था। कहाँ पर? सारनाथ में। और सारनाथ वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर? सारनाथ में ही दिया था गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट, भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा गया? तो देखिए कौन कौन से घटक शामिल हैं मैं बता देता हूँ। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, फिर जन परिवहन, और सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे 1 2 3 4 5 6 और एक और है, 2 मिनट रुकिएगा, एक और इसका नाम है रसद। क्या? रसद। ऑप्शन सी रसद। ठीक है। तो सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, जन परिवहन और रसद, तो ये 7 घटक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो है तो कितने घटक हैं? ये 7 घटक शामिल और 7 के 7 घटक मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोब परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डोब परीक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो जो स्थित है इसका मुख्यालय कहाँ पर? ये नई दिल्ली में स्थित है। अब एक बात बताएंगे, इसका जो स्थापना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, आप कमेंट में बताएंगे। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं ये भी आप बताएंगे मुझे कमेंट में। नेक्स्ट, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित राम नारायण जो है तो कहाँ से? ये सारंगी से संबंधित है। सारंगी। ठीक है, सारंगी। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और डैश के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो कौन सा यहाँ पर आएगा? कौन सा? 1959, 52, 47 या 56? तो लॉ के संहिताकरण और 1956, ऑप्शन डी। 1956 के हिंदू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, ये कहा था। नेक्स्ट, 1931 में ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम शब्द किसने गढ़ा जो बताता है कि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ संतुलन में है? जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक, जोशिया बिलार्ड गिब्स या राल्फ एच फाउलर? तो ये बताया था राल्फ एच
फाउलर ने सॉरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है विदेशी सहायता, कर, ऋण की वसूली या उधारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर। नेक्स्ट, उन 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आवेदक द्वारा ऋण आवेदन और संबित ऋण प्रक्रिया को आसान बनाना है? तो ये जो है तो ये शुरू किया गया था जन समर्थ। क्या? जन समर्थ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष योग के लिए एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था तो ये रखा था 2014 में। कब? 2014 में रखा था। और फाइनली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है तो 21 जून 2015 में पहली बार जो है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो क्या होगा? मानसून में औसत से अधिक देरी, सूखा, औसत से कम और देर से मानसून, या औसत से ऊपर शुरुआती मानसून। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो जो है तो औसत से कम और देर से मानसून आएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन JFM नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 65 में, 1988 में, 1996, 1947 शुरू किया गया था 1988 में। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति हुई थी? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो हुई थी तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 का एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और इसी अधिवेशन को, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और इसी में जो है तो कांग्रेस के जो गरम दल था और नरम दल था, ये दोनों भी इसमें एक हो गए थे। और कांग्रेस की तरफ से जो है तो ये बाल गंगाधर तिलक इन्होंने साइन किए थे इस पर, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने इस पर साइन किए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। और अगर हम बात करें कांग्रेस, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1885 में। कब? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी तो 1906 में हुई थी। कहाँ पर? ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CGL 2025 के लिए। और यहाँ पर हमने जो है तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम मेरे द्वारा डिस्कस किए गए, ये क्वेश्चन जो है तो 27 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 में आए हुए थे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और हम ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय। थैंक यू।